हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणाई क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनल प्रताप सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स के इस चैप्टर में आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप बायो में कर चुके हैं, लेकिन हम उनको एक बार फास्ट स्पीड पेस में देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं और केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुकलेट्स है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और किस किस तरह से हमें उनको रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो हमें वो चीज़ देखेंगे, एक जनरल आइडिया देखेंगे कि किस तरह से होता है और कोशिश करेंगे कि हम उसको रिवाइज भी कर सकें, जो हमने बायो में पढ़ा है थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमॉलिक्यूल के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स है और जो अब पढ़ने वाले हैं उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, उससे बहुत मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस अमीनो एसिड से पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो एक जनरल आइडिया देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन्स आपको पता है प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, क्या है अगेन बायोमॉलिक्यूल्स है और बायोमॉलिक्यूल्स के साथ साथ प्रोटीन्स में क्या फायदा होता है। देखो प्रोटीन्स का क्या है, चीफ हमें कहाँ से मिलते हैं प्रोटीन्स हमें मिलते हैं आपके जो जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट, चीज, पल्सेस, मीट, इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिलता है हमें, है ना। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है ना, बायोमॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, और कहाँ से मिलता है, आपको मिलता है मिल्क से, आपको मिलता है फिश से, आपको मिलता है मीट से, आपको मिलता है पल्सेस से, दालों से आपको मिलता है प्रोटीन, आपको पीनट से मिलता है बटर प्रोटीन। ठीक है, एंड प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारी बॉडी में। प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा होना चाहिए डेली का। इफ आई टॉक अबाउट अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट वी शुड टेक, इट शुड बी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स योर बॉडी मास। बॉडी मास का 1.5 टाइम्स हमें डेली का प्रोटीन लेना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम प्रोटीन को रेगुलरली खाएं, चाहे मिल्क थ्रू, चाहे पल्सेस के थ्रू, चाहे पीनट्स के थ्रू, चाहे इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन मीट्स एंड फिश के थ्रू। ठीक है, तो इनके थ्रू हमें प्रोटीन्स का लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बोला कि बॉडी में, एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर वही बनाते हैं, प्रोटीन से बनाते हैं, है ना, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाम कहाँ से आया, इट इज अ ग्रीक नेम। ठीक है, कैसा नेम है, ग्रीक नेम है प्रोटियोसिस। कैसा नेम है, ग्रीक नेम है प्रोटियोसिस, एंड विच मीन्स प्राइमरी। क्या कहता है, प्राइमरी मतलब है इसका, मतलब क्या है, प्राइमरी। ठीक है ना, प्रोटियोसिस नेम है इसका, ग्रीक नेम है और क्या है, प्राइमरी है या प्राइम इंपॉर्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन में आपके पास प्रोटीन जो बनता है वो यूजुअली अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। किससे बनता है, अल्फा अमीनो एसिड से, है ना। रुको, ठीक है, किससे बनता है, अल्फा अमीनो एसिड से। ये रहा अल्फा अमीनो एसिड से, है ना, अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। अब अमीनो एसिड्स कंटेन क्या होता है अमीनो एसिड्स में, देखो अमीनो एसिड्स में आपके पास होता है ये NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। ठीक है, साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, क्या ग्रुप्स है आपके पास, दो ग्रुप्स हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, जनरली अल्फा अमीनो एसिड इज दिस। ठीक है, दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, जहां पर R लगा है एक CH3 के साथ और पहला CH के साथ NH2 लगा है, लेकिन साथ में आपके पास बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है और डेल्टा भी हो सकता है। बीटा, गामा, डेल्टा तीनों टाइप के अमीनो एसिड्स आपके पास पॉसिबल हैं। ठीक है, कौन कौन से, आपके पास बीटा पॉसिबल है, आपके पास गामा पॉसिबल है, आपके पास डेल्टा पॉसिबल है ना, डेल्टा पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके पास तीनों टाइप के अमीनो एसिड्स पॉसिबल हैं। बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा अमीनो एसिड है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो अमीनो एसिड है अल्फा अमीनो एसिड। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स के यूजुअली हाइड्रोलिसिस से हमें अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं, है ना, प्रोटीन के यूजुअली हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए ना, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, यूजुअली, ठीक है, अब देखो जो भी आपके पास अल्फा अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, ठीक है, जो आपके पास अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनका नेम बहुत मतलब अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कभी बायो में उनको 3 नेम्स भी दिए गए हैं, मतलब 3 वर्ड्स का नेम है बायो में, आपको 3 वर्ड्स के नेम्स भी मिलेंगे उसको, मतलब एक पूरा नेम होगा ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन को GLY से रिप्रेजेंट कर होगा, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ग्लाइसिन की ही बात करी आपके सामने, है ना, ठीक है, किसकी बात करी मैंने, ग्लाइसिन की बात करी, है ना। तो ग्लाइसिन का जो नेम आया है वो उसके नेम्स कहाँ से आया, स्वीट टेस्ट की वजह से आया। तो ग्रीक में स्वीट टेस्ट होता है ग्लाइकोस, क्या होता है, ग्लाइकोस, तो वहां से वो नेम को जनरेट किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टायरोसिन है आपके पास,
ठीक है। आपके पास क्या है, टायरोसिन है, ये टायरोसिन आपके पास है ना। और टायरोसिन कहां से आया, चीज, फ्रॉम चीज। तो टायरोस इन ग्रीक इज चीज, टायरोस इन ग्रीक इज चीज। तो बहुत ट्रिवियल नेम्स है, बहुत नॉर्मल नेम्स है, और उनको उन्हीं नेम्स के थ्रू हमने उठाया है, ठीक है ना। अब ठीक है, यूजुअली अभी मैंने आपको क्या बोला, जो अमीनो एसिड्स हैं उनको 3 लेटर वर्ड के वे में रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे ये देखो 3 लेटर वर्ड। अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल के फॉर्म में दिखाते हैं, जैसे ये रहा, देखो ग्लाइसिन, देखो यहां पर लिखा हुआ है आपने, ग्लाइसिन लिखा हुआ है ना। तो ग्लाइसिन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एच होता है, लेकिन चलो छोड़ो, ये यहां पर GLY, ठीक है, इस तरह से। अब सबको रटना नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत जनरल एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, जहां पर एक COOH ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा, साथ में एक R ग्रुप होगा और H होगा। अब ये जो R ग्रुप है ये वेरी कर सकता है, दिस कैन वेरी, ठीक है, ये वेरी कर सकता है, आपका बहुत डिफरेंट तरीके से वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ग्लाइसिन लिया है ना, मान लीजिए हमने क्या लिया, ग्लाइसिन। तो जब मैं ग्लाइसिन लूंगा तो ग्लाइसिन में क्या होगा बेटा, कि ग्लाइसिन का आप देखोगे तो ग्लाइसिन में ये R क्या रिप्रेजेंट करेगा, H, ठीक है। वहीं पर जब मैं एलेनिन लूंगा, ठीक है ना, क्या लूंगा, एलेनिन, तो एलेनिन में क्या रिप्रेजेंट करेगा, CH3, ठीक है। वैसे ही जब मैं आपका CH ये लूंगा, क्या बोलते हैं, वेलाइन लूंगा, तो वेलाइन में क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका वेलाइन में रिप्रेजेंट करेगा H3C2H, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात है जो आपको पता होनी चाहिए, वो खास बात क्या है, देखो खास बात क्या है, देखो ये खास बात है, देखो अब खास बात, यहां पर एक खास बात दिखाते हैं आपको, एक जरूरी चीज दिखाते हैं, ठीक है। जरूरी चीज क्या है, देखो अब जैसे एस्पार्टिक एसिड है, अब कभी कभी आपसे पूछ लेंगे एसिडिक कौन से, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड आर एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है ना, कैसे हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि कौन से में आपके पास सल्फर है, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक सल्फर वाला होगा, ये रहा, देखो सिस्टीन में क्या है, सल्फर है। मिथ्योनिन में क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी ये चीजें भी पूछे जा सकते हैं, किसमें सल्फर है किसमें नहीं है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेते हैं कौन सा एरोमेटिक है, तो दिस वन इज एरोमेटिक, देखो ट्रिप्टोफेन इज एरोमेटिक, ठीक है, ट्रिप्टोफेन इज एरोमेटिक। तो आपको एरोमेटिसिटी भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर आपसे पूछी जा सकती है। अब यहां पर 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है नॉन एसेंशियल, एक आता है टर्म नॉन एसेंशियल, ठीक है। क्या टर्म आता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल्स होते हैं वो जो बॉडी में बनते हैं, किसमें बनते हैं, जो आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल्स, ठीक है। जो भी अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में बनेगा वो नॉन एसेंशियल्स होंगे, ठीक है। और जो भी बॉडी में प्रिपेयर नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, एसेंशियल्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एसेंशियल्स, ठीक है। नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, ठीक है। तो जो बॉडी में प्रोड्यूस ना हो वो एसेंशियल्स हैं, और जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हो वो नॉन एसेंशियल्स हैं। अब कैसे पता चलेगा, जहां पर भी देखो, जहां पर भी ये स्टार मार्क्ड है, दीज आर, जितने भी आपके पास स्टार मार्क्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपके एसेंशियल्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, एसेंशियल्स। और जो बाकी सब हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल्स, जो बाकी सब है वो क्या है, नॉन एसेंशियल्स, ठीक है। ये बात समझ आती है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर एक खास बात आती है, उसको समझाते हैं, देखो 2 मिनट को ठीक है। एक बात समझाते हैं यहां पर, देखो इनको क्लासिफाई जब किया जाता है ना, प्रोटीन्स को जब क्लासिफाई किया जाता है ना, तो प्रोटीन्स को क्लासिफाई करने का तरीका क्या है, 2 मिनट को एक नया पेज ले लेते हैं, हाँ प्रोटीन नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब समझना, मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि आपको प्रोटीन्स को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक है आपके पास एसेंशियल, एक है आपके पास एसेंशियल, है ना, एक है आपके पास नॉन एसेंशियल, ठीक है, एक है आपके पास नॉन एसेंशियल, ठीक है। जो एसेंशियल वाला है ये तो आपको बॉडी में नहीं मिलता, बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। जो नॉन एसेंशियल वाला है वो आपका क्या होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। नॉन एसेंशियल वाला कैसा होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की तरह लेना चाहूं तो ग्लाइसिन इज नॉन एसेंशियल,
ठीक है। ग्लाइसिन क्या है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है। वैसे आप एलेनिन है, ये सब क्या है, नॉन एसेंशियल्स है। जबकि आप एसेंशियल्स की जब बात करेंगे तो एसेंशियल्स में आ जाएगा वेलाइन, ल्यूसाइन, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, एसेंशियल्स में आ जाएगा। इस किस में आ जाएगा, एसेंशियल्स में। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एसेंशियल्स कौन से हैं और नॉन एसेंशियल्स कौन से हैं। एसेंशियल्स कौन से होंगे, जो बॉडी में नहीं प्रेजेंट होंगे, बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे, ये सब बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते। जबकि नॉन एसेंशियल्स क्या होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, बाहर से एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको इरेज करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। देखो ठीक है, ये तो बात होगी बेटा एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स की। फिर अमीनो एसिड्स को और भी तरीके से आपको क्लासिफाई करते हैं। क्या क्लासिफिकेशन देखो, क्या क्लासिफिकेशन देखो, आपके जो अमीनो एसिड्स है उनको 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक न्यूट्रल, ठीक है, दूसरा आपका एसिडिक, ठीक है, और तीसरा आपका बेसिक, ठीक है। इन तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है और इस पे क्वेश्चंस पूछा गया था, इस बार बेसिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, जहां पर देखो, अब जब आप अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हो ना, जब आप अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हो उसमें COOH भी प्रेजेंट है, ठीक है, और NH2 भी प्रेजेंट है। नाउ NH2 एक्ट्स एज बेस एंड COH एक्ट्स एज एसिड, ठीक है। जब दोनों के बराबर में मात्रा होगी, दोनों में इक्वल अमाउंट में होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बेसिक सा फंडा है कि अगर दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है ग्लाइसिन, जैसे आपके पास एग्जांपल है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज न्यूट्रल, ठीक है, ग्लाइसिन इज न्यूट्रल, एलेनाइन इज न्यूट्रल, एलेनाइन इज न्यूट्रल, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल, ग्लाइसिन एंड एलेनाइन इज न्यूट्रल, ये दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। अच्छा, एसिडिक की जब मैं बात करूं, एसिडिक की जब मैं बात करूं तो एसिडिक में कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, एसिडिक में हो जाएंगे आपके पास नाम ही में ही एसिड होगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एसिडिक। फिर आ जाता है आपके पास बेसिक, ठीक है। अब एसिडिक का मतलब क्या है कि COH ज्यादा प्रेजेंट है और NH2 कम है, ठीक है, COH का अमाउंट ज्यादा है और NH2 का अमाउंट कम है, तो क्या हो जाएंगे, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, नाम से बदल जाएगा। फिर आता था बेसिक, तो बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लाइसिन, 2020 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, एक बार बायो के कुछ पार्ट में, एक बार केमिस्ट्री के पार्ट में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक, तो लाइसिन इज बेसिक, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखें लाइसिन के साथ हिस्टिडीन, हिस्टिडीन इज बेसिक, ठीक है, हिस्टिडीन इज बेसिक, अर्जिनाइन, अर्जिनाइन इज बेसिक, ये सब क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा बेसिक है, तो याद रखना लाइसिन, हिस्टिडीन, मतलब जहां पर NH2 का अमाउंट ज्यादा है, जहां पर NH2 का अमाउंट इज ग्रेटर देन COOH, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेसिक। जहां पर COH का अमाउंट, ठीक है, जहां पर COOH का अमाउंट ग्रेटर है NH2 से, तो वो हो जाएगा एसिडिक, ठीक है। और फिर न्यूट्रल क्या हो जाएगा कि COH और NH2 बराबर अमाउंट में, CO और NH2 क्या रहे, बराबर अमाउंट में, ठीक है। अच्छा, तो वापस जरा स्लाइड पे जाते हैं, वापस उस स्लाइड पे जाते हैं, हम देखते हैं। देखो इसी स्लाइड को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, इस स्लाइड को अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां पर अभी कब मैंने आपको क्या बोला कि आपसे एसेंशियल नॉन एसेंशियल पूछे जा सकते हैं, है ना, एसेंशियल नॉन एसेंशियल पूछे जा सकते हैं। तो देखो मिथ्योनिन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मिथ्योनिन क्या है, तो सल्फर, देखो यहां पर सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। सिस्टीन आपसे पूछा जा सकता है, क्या है, सल्फर प्रेजेंट है। तो याद रखना 2 ऐसे हैं जहां पर क्या प्रेजेंट रहता है, सल्फर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 5 मेंबर रिंग पूछी जा सकती है, तो अगर 5 मेंबर रिंग पूछें, ठीक है, अगर 5 मेंबर रिंग पूछे तो ये ट्रिप्टोफेन, ठीक है, हिस्टिडीन 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसी तरह से आपसे और क्या पूछा जा सकता है, जैसे ये पूछा जा सकता है कि ये तो एरोमेटिक रिंग्स में आ जाएगा, मतलब रिंग्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक रिंग्स पूछे जाए तो ट्रिप्टोफेन एक एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसमें सल्फर है, किसमें नहीं है। अब जैसे हमने लाइसिन की बात करी, ठीक है, या फिर हम देखो, अब जैसे ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड है, तो दोनों एसिड हैं, तो जब दोनों एसिड होंगे तो दोनों में देखो एक्स्ट्रा COH लगा होगा, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R, विच मीन्स यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर होगा C, यहां पर लगा होगा COOH, ठीक है, नीचे पे लगा होगा आपका NH2, ठीक है, इधर लगा होगा H और इधर लगा होगा CH2COOH, ठीक है, लगा होगा। तो देखो 2 COH हो गए, 2 COH हो गए और साथ में क्या हो गया, NH2 हो गया। तो एक NH2 2 COH विच मीन ज्यादा COH वाले हैं, तो एसिडिक हो जाएगा। तो इस तरह से काम करता है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड। या अब जैसे अब लाइसिन की बात करी हमने, ठीक है, अब लाइसिन को देखो, लाइसिन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा लाइसिन, देखो ये रहा लाइसिन, है ना, दिस इज लाइसिन। अगर लाइसिन ये है तो ध्यान समझना कि आपके पास अगर वो एसिड होगा तो कैसे होगा, COOH, COH के साथ क्या होगा, CH, इधर NH2,
ठीक है, और इधर क्या होगा R। अब R में आपके पास क्या है, CH2 का 4 और साथ में क्या है NH2। तो अब देखो 2 NH2 हो गए, 2 NH2 हो गए, है ना, और एक COH हो गया। तो 2 NH2 और एक COH मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिक। ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है। अच्छा, अब आती है बात, जब हमने अब बात कर ली हमने उसकी, अब हम बात करेंगे कुछ और एक दो चीजों की। देखो अब यहां पर एक बात आती है कि जो अमीनो एसिड्स हैं, देखो अमीनो एसिड्स, अब लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ। अमीनो एसिड्स क्या हैं, अमीनो एसिड्स क्या है, कलरलेस है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है, दीज आर वाटर सॉल्युबल है आपके पास, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और लाइक बिहेव्स लाइक सॉल्ट्स रादर देन सिंपल अमीनो एसिड। सॉल्ट्स की तरह बिहेव करते हैं, लाइक सिंपल अमीनो एसिड से कम सॉल्ट की तरह, एसिड्स की तरह सॉल्ट्स की तरह ज्यादा बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनमें दोनों चीजें प्रेजेंट है, अब देखो क्योंकि इनमें एसिडिक भी प्रेजेंट है और बेसिक भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब होगा क्या समझना, देखो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक एसिड है और एक बेस है ना। अब ये एसिड क्या करेगा, यहां से ये H+ को रिलीज कर देगा, बोलेगा मेरे को ये H+ नहीं चाहिए क्योंकि मैं एसिड हूं, मैं H+ रिलीज करूंगा, और ये बेस बोलेगा कि मेरे को ये H+ चाहिए। उसकी वजह से एक आयनिक फॉर्म बनेगा, ठीक है, डायपोलर फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, डायपोलर फॉर्म। और इस डायपोलर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, ज्विटर आयन। इस डायपोलर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, ज्विटर आयन, ठीक है। तो ज्विटर आयन बेसिकली क्या है, ज्विटर आयन कुछ नहीं है। ज्विटर आयन में क्या है कि क्योंकि अमीनो एसिड्स में आपके पास COH और NH2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स में दोनों प्रेजेंट होते हैं COH और NH2। तो COH क्या करता है, COH अपना H लूज कर देता है, और COH लूज करने के बाद NH2 उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और आयंस बन जाते हैं। तो कोई भी जो भी अमीनो एसिड्स होंगे वो यूजुअली कहां कैसे पाए जाते हैं, ज्विटर आयन की फॉर्म में। कैसे पाए जाते हैं, ज्विटर आयन की फॉर्म में, है ना, ज्विटर आयन की फॉर्म में पाए जाते हैं, विच इज डाइपोलर, जहां पर क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक अपना H+ प्रोटॉन को लूज कर रहा है, और जो NH2 उसमें बेसिक पार्ट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब इनमें दोनों चार्ज है। वैसे तो ये मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल ही है, अभी भी न्यूट्रल ही है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो यूजुअली वो क्या है, न्यूट्रल ही है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जो एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये चीज पूछी जा सकती है, जो मेरे को लगता है ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बाकी सब के सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्यों नहीं है, अगर आप ग्लाइसिन का, मैंने इनिशियली आपको जो फॉर्मूला बताया था, रुको पहले इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। इनिशियली जो हमने फॉर्मूला बताया था उसमें क्या था, उसमें हमने कहा था कि ग्लाइसिन क्या है, देखो ग्लाइसिन कैसे होगा, देखो हमने क्या बताया था कि हमारे पास COOH होगा, साथ में C होगा, इधर H होगा, इधर NH2 होगा, और इधर पे R होगा, है ना। लेकिन R की जगह पे ग्लाइसिन में क्या था, H। अब क्या ये कार्बन कायरल रह गया, नहीं, ये कायरल कार्बन नहीं है, इसमें एक जगह H लगा है, दूसरी जगह H लगा है, तो कायरल नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। हमने अमीनो एसिड्स की बात करी, ठीक है, हमने अमीनो एसिड्स की बात करी, अब बात करते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। अच्छा देखो, प्रोटीन्स क्या है, आर पॉलीमर्स ऑफ, आपके पास प्रोटीन जो होंगे, आपके पास जो प्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे, देखो अल्फा अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स हैं किसके, अल्फा अमीनो एसिड्स के, एंड आर कनेक्टेड विद, रुको एक बार, देखो ठीक है, प्रोटीन्स क्या है, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, लेकिन कैसे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बनते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, देखो आपके पास ये COH है और आपके पास NH2 है, तो ये क्या करेगा, दोनों कंबाइन करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा इसमें से, और ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड को COH और NH2 के बीच के बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। COH और NH2 के बॉन्ड के बीच को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या आ जाता है, अब दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल बना है, जैसे ग्लाइसिन एलेनिन बना है, ठीक है, एक था आपके पास ग्लाइसिन, ठीक है, आपके पास एक था ग्लाइसिन और आपके पास था एक एलेनिन, ठीक है। इसको जब कब बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं हम उसको, डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि दो अमीनो एसिड से
दो अमीनो एसिड से मिलकर, दो अमीनो एसिड और एक पेप्टाइड, उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड हो, एक क्या हो, पेप्टाइड बॉन्ड हो, उससे मिलकर जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोल देंगे डाइपेप्टाइड, उसको मिलकर हम क्या बोल देंगे, डाइपेप्टाइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या हो जाएगा, तीन अमीनो एसिड और दो पेप्टाइड, मतलब जितने अमीनो एसिड्स होंगे उससे कम, और फिर उसी के बेसिस पे हम नाम लेंगे, जितने अमीनो एसिड्स होंगे उसी के बेसिस पे नाम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया, देखो डाइपेप्टाइड। अब देखो यहां पर आगे लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ, कहां गया, ये रहा, देखो, इफ अ थर्ड अमीनो एसिड, इफ अ थर्ड अमीनो एसिड combines to a dipeptide, the product is called as tripeptide. ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है, तीन अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय टू पेप्टाइड, थ्री अमीनो एसिड लिंक्ड विद टू पेप्टाइड। तो तीन अमीनो एसिड के साथ दो पेप्टाइड लिंकेज होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे ट्राइपेप्टाइड। ठीक है। अगर चार अमीनो एसिड्स हैं और तीन पेप्टाइड लिंक है तो क्या बोल देंगे, टेट्रापेप्टाइड। तो इस तरह से प्रोटीन्स कहे जाते हैं, है ना। इस तरह से आप पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है बेटा क्योंकि हमें यह आइडिया नहीं है कि किस तरह से लिंकेज हो रही है। ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके पास चार अमीनो एसिड है, तो चार अमीनो एसिड के बेसिस पे नाम होगा। तो अगर चार अमीनो एसिड हो तो क्या हो जाएगा, टेट्रापेप्टाइड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे उसमें, एक कम, तीन पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है। तो इस तरह से वो डिफाइन किया जाता है। ठीक है। चलो अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स की बात करें, प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात तो क्लासिक कैसे क्लासिफाई कर सकता है, ये होता है फिब्रस प्रोटीन। ये क्या है आपके पास, फिब्रस प्रोटीन, है ना। कैसे क्या, फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन क्या है, अब पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल, पैरेलली जब पॉलीपेप्टाइड चेन रन करे, देखो पॉलीपेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन और सल्फाइड लिंकेज। ठीक है। दो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पैरेलली जा रही हैं और उनको होल्ड किया गया है। कैसे होल्ड किया गया है, होल्ड किया गया है बाय सल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देन दिस इज नोन एज, क्या कहा जाता है, फिब्रस प्रोटीन। क्या कहा जाता है, फिब्रस प्रोटीन। अच्छा, खास बात क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। एग्जांपल्स क्या है, वूल, हेयर, सिल्क। ठीक है। प्रेजेंट से मायोसिन, प्रेजेंट इन मसल्स, मसल्स में मायोसिन प्रेजेंट होता है, तो वो ये सारी चीजें क्या है, ये है फिब्रस प्रोटीन्स। ये क्या है, फिब्रस प्रोटीन्स। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। किसकी बात करते हैं हम, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। देखो तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या कहा गया, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है, इनका ना स्पेसिफिक है कि इनका ना स्फेरिकल शेप होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। जैसे वो तो लाइन स्ट्रेट लाइंस में था, स्फेरिकल शेप है। दूसरी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है, जैसे इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है कि ये सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। कैसे है, सॉल्युबल। वो थे इनसॉल्युबल, फिब्रस वाले थे इनसॉल्युबल, बट ये क्या है, सॉल्युबल इन प्रोटीन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडी। अब देखो यहां पर देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये डिफरेंट शेप्स है। अब शेप्स याद नहीं करने, बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए। तो जनरल आइडिया क्या है, जनरल आइडिया आपको इसको स्ट्रक्चर से दे सकते हैं, आप इसको रीड भी कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको, है ना। स्ट्रक्चर ये रीड कर लेंगे, पहले स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखो जब ये लीनियर चेन होगी, ठीक है, जब आपके पास ये लीनियर चेन होगी, ठीक है, ये लीनियर चेन दिख रही है आपको, ठीक है, तो प्राइमरी कहेगा। अब उसी को मैंने स्फेरिकल फॉर्म में कर दिया, उसी को मैंने कैसे कर दिया, स्फेरिकल फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी। ठीक है। उसी को फिर मैंने उसी स्फेरिकल फॉर्म को मैंने बेंट भी करना शुरू कर दिया। देखो ये तो नॉर्मली स्फेरिकल फॉर्म चल रही है, लेकिन यहां पर आके क्या हो जा रही है, बेंट हो जा रही है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, टर्शरी। और जब दो या दो से ज्यादा ऐसी चेन्स एक साथ मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाने लगे, एक साथ बनकर रहने लगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम, क्वाटरनरी। इसको क्या बोल देंगे, क्वाटरनरी। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इज दिस। देखो प्राइमरी अगर आप देखोगे तो प्राइमरी में क्या है, सिंपल स्टेट चेन है। अब इन्हीं स्टेट चेन का आपने स्फेरिकल वर्जन बनाया, इन्हीं स्टेट चेन का आपने स्फेरिकल वर्जन बनाया, तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। और उन स्फेरिकल वर्जन्स को आपने ट्विस्ट एंड टर्न करने लगे, उन स्फेरिकल वर्जन्स को आप क्या करने लगे, ट्विस्ट एंड टर्न करने लगे, तो क्या कहलाएंगे आपके टर्शरी। और आप दो तीन टर्शरी को मिला के जब आप एक बनाते हो तो क्या कहलाएगा, क्वाटरनरी। ठीक है। तो इस तरह से होता है वेरी, कि जहां पर आपके पास ये प्राइमरी लीनियर चेन, देन यू हैव सेकेंडरी जहां पर आपके पास ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। उसके बाद आपके पास क्या जाता है, उन ट्विस्ट एंड टर्न्स को मिला के आपने और ट्विस्ट एंड टर्न्स कर दिया और पूरा का पूरा शील बेंड कर दी पूरी की पूरी। पहले तो कैसे जा रही थी, देखो पहले तो ऐसे ऐसे जा रही थी,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, उसके बाद आपने इसको इस तरह से बेंड कर दिया, है ना, इस तरह से बेंड कर दिया। तो ये जो बेंटिंग हुई है, ये जो बेंट हुआ है यहां पर, है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्ट्रक्चर में बिल्कुल चेंजेस आ गए। पहले तो सिर्फ स्फेरिकल जा रहा था, तो जो सिर्फ स्फेरिकल वाला है वो सेकेंडरी कहलाएगा, लेकिन स्फेरिकल के साथ जो आपका बेंट है वो क्या कहलाएगा, बेंट कहलाएगा आपका टर्शरी। और जब 2-3 बेंट या 2-3 टर्शरी, ठीक है, 2 और 3 टर्शरी को मिलके आप एक कंपाउंड एक वो बनाओगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी अंडरस्टूड। अब चलो इसकी एक रीडिंग मार लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है ना, एक रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो रीड में क्या लिखा है, देखो पढ़ते जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, बस एक बार पढ़ते जाओ, ठीक है। क्या कहा गया, प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर, प्राइमरी प्रोटीन्स में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन has an amino acid linked with each other in a specific sequence, and in this sequence the amino acids that is said to be primary structure of the protein, and any change in the primary structure the sequence of protein is different from the protein। तो कोई भी सीक्वेंस चेंज करोगे, किसी भी पैटर्न को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन को चेंज नहीं करना, बस एक लीनियर चेन बन रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी जब स्ट्रक्चर की बात करते हो आप, सेकेंडरी जब स्ट्रक्चर की बात करते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो इस तरह से होगा कुछ, ये हेलिकल, ये देखो हेलिकल दिख रहा है आपको, है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर जैसा होगा। तो होगा क्या, देखो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स of protein refers to the shape in which long polypeptide chains exist, बिल्कुल ठीक है। They are found to exist in 2 different form, alpha helix, ठीक है, आपके पास कौन कौन सी फॉर्म है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में और बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म में, ठीक है, 2 फॉर्म से पाया जाता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म, जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सी है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। मोस्ट कॉमन वेज इन विच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होता है, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्ट्रक्चर बनता है, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग होती है, ठीक है। तो ट्विस्टिंग, ठीक है, ट्विस्ट करने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ट्विस्टिंग एंड टर्निंग होती है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग होती है उसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें हेल्प करता है उसको करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है बीटा प्लीटेड। अब बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या है, ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशंस। मतलब यहां पर तो क्या किया गया, कंप्रेस करके रखा गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, लेकिन जो बीटा प्लीटेड था उसमें क्या कर रखा, स्ट्रेच आउट करके रखा गया, मैक्सिमम एक्सटेंशंस रखे गए, ठीक है। हेल्ड बाय टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कैसे हेल्ड किया गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगेन रखा वैसे ही गया लेकिन वो स्ट्रेच्ड है, मैक्सिमम कैपेसिटी में स्ट्रेच है। जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड अगर नॉर्मली रखो तो वो नॉर्मल है, लेकिन इसको स्ट्रेच फॉर्म में कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रेच फॉर्म तो बीटा प्लीटेड, अगर नॉर्मल फॉर्म है तो आपको क्या बोल देंगे, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, टर्शरी, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, टर्शरी एंड क्वार्टरनी। अब टर्शरी आपको पता है कि क्या हो जाता है, फर्दर फोल्डिंग हो जाती है ना, कैसी हो जाती है, फर्दर फोल्डिंग, है ना। तो पहले तो नॉर्मली चल रहा था, ये प्राइमरी सेकेंडरी चल रहा था, और इसमें अगर फर्दर फोल्डिंग हो जाए और इस तरह से बन जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाली फोल्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। और क्वार्टरनरी क्या होगा, अब क्वार्टरनरी क्या है, सिंपल सा टर्म है, सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जब 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कंपोज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टरनरी बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टरनरी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, क्वार्टरनरी बोल देते हैं, है ना। चलो ठीक है, अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक टर्म आता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो टर्म क्या है, वो टर्म है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इस टर्म को समझने की कोशिश हम करते हैं। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, क्या है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बेसिकली प्रोटीन एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक आप डिफरेंट फॉर्म्स कह लो, ठीक है। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर में, स्पेसिफिक पीएच में, ठीक है, में वो प्रेशर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने उसका इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या है, उसका पीएच चेंज कर दिया, उसके पे टेम्परेचर चेंज कर दिया, ठीक है, उसका क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ना नेचर चेंज हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्लोबुलर है, अगर वो कॉइल्ड है तो वो कॉइलिंग खुल जाएगी, ठीक है, कॉइलिंग खुल जाएगी, और उस कॉइलिंग खुलने की वजह से उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। नेचुरल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, या उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो भी क्या हो जाएगी,
चेंज जाएगी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी और नेचुरल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। क्यों? क्योंकि क्या किया आपने, उसको उसके इन्वायरमेंट से, उसका जो इन्वायरमेंट था उसके इन्वायरमेंट से आपने उसको हटा दिया, ठीक है। अब जब उसके इन्वायरमेंट से आप उसको हटाओगे तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और जैसे ही उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से उसके नेचर में चेंज आएगा, ठीक है। उसके किस में चेंज आएगा, नेचर में चेंज आएगा। जैसे आपके साथ होता है कि अगर आपको अपने एनवायरनमेंट से उठा के किसी और एनवायरनमेंट रख दिया जाए तो आपके नेचर में चेंज आता है, वैसे ही वहां का फंडा है कि जैसे ही उसको उसके एनवायरनमेंट से हटा दिया जाएगा उसके नेचर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, और जब उसके नेचर में चेंज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, नेचर में चेंज आने की वजह से उसका जो बिहेवियर है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, वो बदल जाएगी। उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसी को क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसके तुम लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन मैं बोल देता हूं। प्रोटीन्स फाउंड इन बायो, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म, व्हेन अ प्रोटीन, लिख लो, सुन लो, मैं बोल देता हूं। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन pH, change in hydrogen bonds, change in pH and chemical changes, physical changes क्या हो गए, change in temperature, chemical changes हो गए, change in pH, ठीक है। तो आपके पास दो टाइप ऑफ चेंजेस हैं, एक आपके पास केमिकल चेंजेस विच इज चेंज इन pH, और आपके पास फिजिकल चेंजेस हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो दो टाइप ऑफ चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल। जब इसमें होता है तो उनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर होता है या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं इसको, 2 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो, व्हेन a protein in its native form, when a protein in its native form is subjected, when a protein in its native form is subjected to physical, when a protein in its native form is subjected to physical changes like change in temperature or chemical changes like change in pH, hydrogen bonds are disturbed. Its hydrogen bonds are disturbed. Due to this unfold globules unfold. Globules क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। ग्लोब्यूल्स क्या करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, है ना। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर है ना। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड है ना, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। हेलिक्स क्या हो जाता है, हेलिक्स हो जाता है अनकॉइल्ड। जो हेलिक्स फॉर्म बनाया था आपने वो क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। तो हेलिक्स गेट ग्लोब्यूल गेट अनफोल्ड एंड द प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपल है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दूध लेते हो, मिल्क लेते हो, क्या लेते हो आप, मिल्क, ठीक है। और मिल्क में आप क्या करते हो, उसको चर्न करते हो। चर्न मतलब आप घुमाते हो और उससे क्या बनाते हो, बटर बनाते हो, ठीक है। विच मीन्स आप उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, आप उसकी कंडीशन चेंज कर रहे हो, आप उसका पीएच चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, दूध में अगर आप थोड़ा सा भी कर्ड डाल दो, मिल्क में आपने देखा होगा, मिल्क में गर्म करके आप मिल्क में अगर आप कर्ड डाल दो, क्या डाल दो, कर्ड डाल दो, तो कर्ड डालने की वजह से क्या हो जाता है, कर्ड डालने की वजह से वहां पर मिल्क पूरा का पूरा मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मिल्क में अगर कर्ड डाल दोगे तो वो भी आपका क्या कर सकते हैं, आपने पीएच चेंज कर दिया, पीएच चेंज किया तो उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, दिस इज डीनेचुरेशन, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंजाइम्स की। किसकी बात करते हैं हम, एंजाइम्स की बात करते हैं। और एंजाइम्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ होती है, एंजाइम्स क्या चीज़ है ना। एंजाइम्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, हाँ। एंजाइम्स देखो क्या है, एंजाइम्स आर काइंड ऑफ बायोकैटलिस्ट। क्या है ये, अ काइंड ऑफ बायोकैटलिस्ट। क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप डाइजेशन कर रहे हो, आपके बॉडी में आपने फूड इंटेक किया और इंटेक करने के बाद आप उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो नॉर्मली डाइजेशन नॉर्मली तरीके से तो होता नहीं, आपको कुछ कैटलिस्ट चाहिए ताकि वो रिएक्शन प्रोसीड कर सके। तो उस रिएक्शन के प्रोसीड करने के लिए आप क्या यूज करते, आप मतलब बॉडी क्या बनाती है, बॉडी यूज करती है बायोकैटलिस्ट। बॉडी क्या यूज करती है, बायोकैटलिस्ट का यूज करती है ना, ताकि वो रिएक्शन जल्दी हो, उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं ना, मतलब कोई ऐसा रिएक्शन ना हो कि बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक हो तो बॉडी फट के बाहर आ जाए, मतलब इस तरह से ना हो, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल रिएक्शंस हो, और नॉर्मल रिएक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं,
हम रिएक्शंस के लिए नॉर्मल रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है बायोकैटलिस्ट, नॉर्मल रिएक्शंस के लिए क्या यूज किया जाता है बायोकैटलिस्ट, और उन बायोकैटलिस्ट को बोला जाता है एंजाइम्स। उन बायोकैटलिस्ट को क्या बोला जाता है एंजाइम्स, है ना, उन बायोकैटलिस्ट को बोला जाता है एंजाइम्स। ठीक है, उन बायोकैटलिस्ट को बोला जाता है एंजाइम्स, ठीक है ना। दो मिनट पेन नहीं चल रहा है, 2 मिनट, ठीक है। उन बायोकैटलिस्ट को बोला जाता है एंजाइम्स, है ना, क्या बोला जाता है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है, सिंपली कि बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको प्रोसीड करवाने के लिए हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो देखो, अब एंजाइम्स का जो नेमिंग है ना, हो सकता है उनका जो प्रोसेस हो, वो जिस प्रोसेस से वो मतलब जो प्रोसेस कर रहे हो उसके बेसिस पे हो। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन कोई एंजाइम क्या कर रहा हो, देखो समटाइम्स, देखो क्या लिखा हुआ, समटाइम्स एंजाइम्स आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन व्हेन वेयर दे आर यूज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजाइम यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑफ वन ऑफ सबस्ट्रेट साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट, मतलब दोनों चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। दोनों चीजें अगर साइमल्टेनियसली हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो इस तरह से नेमिंग की जाती है। एंजाइम्स आर नॉर्मल बायोकैटलिस्ट विच आर रिप्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है ना। बस इस चीज को पार्ट को आपको पता होना चाहिए, ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंस इसकी है नहीं। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहां पर विटामिन्स की। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हमको डिजीज हो सकता है। जिनकी डेफिशिएंसी हमें क्या हो सकता है? डिजीज हो सकता है। जिनकी डेफिशिएंसी हमें क्या हो सकता है? डिजीज, ठीक है। तो और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल हैं, और जिनकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीज हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम? विटामिन। देखो क्या लिखा है, इट इज a well observed that certain organic compounds are required in small amounts in our diet but their deficiency causes specific diseases. These are called vitamins. क्या कहलाए जाते हैं? विटामिन्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? विटामिन्स। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स हम बॉडी में सिंथेसाइज नहीं करते, तो हमें बाहर से इनटेक लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाहर से इनटेक लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए, लेकिन कुछ हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हाउएवर द बैक्टीरियाज ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय अस। तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे गट में होते हैं, हमारे स्टमक में होते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ विटामिन्स को। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डाइटरी सप्लीमेंट्स, मतलब बहुत जरूरी है कि हमारे डाइट्स में ये विटामिन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। अब जो डाइट्स है मतलब जो विटामिन्स है वो कितने टाइप के होते हैं? देखो, जो विटामिन्स है, ठीक है, डेजिग्नेटेड, अब किस तरह से नेमिंग की गई है, देखो ये नेमिंग करी गई है आपकी यहाँ पर। देखो, विटामिन्स आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स। क्या है? अल्फाबेट्स के फॉर्म में डेजिग्नेट किया गया है, जैसे ए बी सी डी, इस तरह से डिफाइन किया गया है। या फिर सब ग्रुप्स भी हैं, जैसे ये रहे सब ग्रुप्स, देखो B1 B2 B6 B12, ठीक है। इस तरह से भी इनको सब डिवाइड किया गया है। अच्छा, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन में देखो, विटामिन्स जो हैं वो आपके फैट सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे जो ए से लेकर ए डी ई के हैं, वो क्या है? वो फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब फैट में सॉल्युबल होंगे, वो सारे के सारे किसमें सॉल्युबल होंगे? फैट में, और इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि जो आपके बाकी हैं वो वाटर सॉल्युबल, जैसे बी ग्रुप के विटामिन जो हैं, या सी विटामिन सी जो है, वो सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स और उनकी वजह से जो डिजीजेस कॉज होते हैं। तो ये रहे, देखो विटामिन ए कहाँ मिलता है? विटामिन ए मिलता है आपको फिश लीवर ऑयल में, कैरेट्स में, बटर में, मिल्क में, वहां मिलता है। और इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या जेरोथैल्मिया हो सकता है ना। वैसे आपके पास विटामिन B1 है, थायामीन, इसको बोलते हैं हम थायामीन, विटामिन B1 कहाँ मिलता है? यीस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में। और क्या होता है इसकी वजह से? बेरी होता है। फिर आपके पास विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, तो मिल्क, एग वाइट, लिवर, किडनी यहां मिलता है। और सिलियोसिस इसकी वजह से हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इसकी वजह से हो सकते हैं, ना होने की वजह से हो सकते हैं। विटामिन B6 है, पिरियोडोक्सिन,
ठीक है, क्या होता है यीस्ट, अगेन बी यूजुअली यीस्ट में मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स या प्रोटीन प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और इसकी कॉन्वल्शन हो सकता है। फिर विटामिन B12 है, मीट, फिश, एग्स, कर्ड में पाया जाता है। और ये क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है, ठीक है। फिर विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, स्कर्वी होता है इसकी वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यू है विटामिन डी कहाँ, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, एग योक से मिलता है, और क्या बोलता है, रिकेट्स हो सकता है। अच्छा, इसमें एक खास बात है, विटामिन डी आपको सनफ्लावर के सीड से भी मिलता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। विटामिन ई है आपके पास, ठीक है ना, विटामिन ई है आपके पास, तो विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है। और क्या होता है, इंक्रीज फ्रेजिलिटी होती है, और फ्रेजिलिटी की वजह से मतलब वीकनेस आती है, मस्कुलर वीकनेस आती है, ठीक है। विटामिन के है आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और ब्लड इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग। तो मान लो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है तो आपकी बॉडी में ही ब्लड क्लॉट करने लग जाएगा, बाहर आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जब बॉडी से बाहर ब्लड आता है तब क्लॉटिंग शुरू होती है, लेकिन बॉडी के अंदर का डिफिशियंसी है तो बॉडी के अंदर भी क्लॉटिंग शुरू हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम आपके न्यूक्लिक एसिड्स की। किसकी बात करेंगे हम, न्यूक्लिक एसिड्स की, है ना। यहां पर हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, तो किसकी बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, देखो हमें पता है कि हमें ना हेरिडिटरी नेचर मिला है, हेरिडिटरी फीचर्स मिले हैं फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। अभी जो हेरिडिटरी नेचर और फीचर्स मिलते हैं ये यूजुअली पास डाउन होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, इसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू, ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स में आपके पास क्या होता है, प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज काइंड ऑफ अ कंपाउंड विच पासेस द हेरिडिटरी नेचर, मतलब हेरिडिटरी नेचर जो हमारे एंसेस्टर्स के पास जो नेचर होता है ना उसको पास डाउन करने में मदद करता है। जैसे क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो डीएनए इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और हम बोलते हैं डीएनए से टेस्ट हो जाता है, तो वही चीज है कि जो क्रोमोसोम्स है उसमें वो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, उसके थ्रू क्या होता है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी नेचर हमें पोजेस होता है फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। नाउ कंप्लीट, अब अगर देखो जो डीएनए है, डीएनए क्या है, डीऑक्सी, नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। और जो आरएनए है वो है राइबोज, ठीक है ना, वो क्या है, राइबोज। तो अब देखो राइबोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, फ्यूरानोस टाइप का, ठीक है ना, फ्यूरानोस टाइप का 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरानोस टाइप की मेंबर रिंग है, तो फ्यूरानोस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओ कहां है, ऊपर पे है, तो जब ओ ऊपर होता है तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास क्या होगा, बीटा होगा, है ना, बीटा होगा। इफ ओ इज अबव तो बीटा होगा, तो बीटा हो गया, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, साइक्लिक रिंग है ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर ओ है और यहां पर क्या हो गया, ओ गायब हो गया, है ना। इधर ओ है और इधर ओ क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये क्या है, बीटा डी राइबोज। अब ये क्या हो जाएगा, बीटा डी तो रह गए, लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्या हो गया, डी ऑक्सी हो गया। सेकंड पोजीशन पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया, सेकंड पोजीशन से क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज, तो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज का नाम हो जाएगा, बीटा टू डी ऑक्सी राइबोज का नाम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका नेमिंग आता है। तो दिस इज डीएनए एंड दैट इज आरएनए, ठीक है ना। मतलब आरएनए नहीं, पूरा नहीं बोलेंगे, बट मतलब डीऑक्सी राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये जो राइबोज है, डीएनए है, इट कंटेन्स बेसिस भी कंटेन करता है। तो डीएनए, अब देखो डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये पूरा नेम है। लेकिन ये डीएनए में एक तो आपके पास होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबोज आपके पास एक शुगर है, लेकिन उसके साथ एक बेस भी कनेक्टेड होता है, ठीक है, उसके साथ एक बेस भी कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से बेस हैं आपके पास, ये बेस है एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन एंड, ठीक है। तो ये सारे बेसिस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और आरएनए में थाइमाइन की जगह यूरासिल यूज होता है। आइमाइन में क्या होता है, थाइमाइन की जगह यूरासिल होता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये मेंस में कई बार डायरेक्टली इनका स्ट्रक्चर पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखो जो सिंगल मेंबर्ड रिंग होंगी वो क्या होंगी, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। अब देखो यूरासिल और थाइमिन रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है, यूरासिल और थाइमिन रिप्लेस हो सकते हैं। देखो इनका स्ट्रक्चर देखना, इधर वाला ये स्ट्रक्चर देखो और ये वाला स्ट्रक्चर देखो, सेम है, ठीक है। बस यूरासिल में H लगाया है, यहां पर H लगा है, और इधर यहां पर क्या लगा है, CH3 लगा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका साइटोसिन आता है, साइटोसिन इज सिंगल मेंबर रिंग, और यहां पर आ जाता है मल्टीपल मेंबर रिंग। देखो ये मल्टीपल मेंबर रिंग है,
ये क्या है, मल्टीपल मेंबर रिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेमिंग होगा। तो दिस इज एडेनाइन, दिस इज ग्यूनाइन, ठीक है। आपके पास साइटोसिन है, थाइमिन और यूरेसिल है, दीज आर ऑल बेसिस। ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जब हमने बेस की बात करी, ठीक है, जब हमने बेस की बात करी, ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं, अब याद रखना एक चीज ध्यान रखो, देखो, ठीक है, जब हमने बेस की बात करी तो जो बेसिस होते हैं, देखो ये बेस, ये यूजुअली फर्स्ट कार्बन पे लगते हैं किसी भी शुगर के। देखो शुगर हमने कैसे बनाई थी, हमने शुगर बनाई थी इस तरह से, है ना, डीऑक्सीराइबोस बनाई थी हमने, ठीक है, और राइबोस बनाई थी, ठीक है। तो शुगर इस तरह से बनी थी, है ना, यहां पर कनेक्टेड था, ठीक है। अब वो ना फर्स्ट कार्बन पे लगेंगे, इस कार्बन पे लगेंगे, ठीक है ना, इस कार्बन पे लगेंगे। तो जैसे ये बना हुआ है, देखो यहां पर अभी कहां पर लगे हैं, फर्स्ट कार्बन पे लगे हैं, है ना, फर्स्ट कार्बन पे लगे, फर्स्ट कार्बन पे बेस लग जाता है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे बेस लग जाता है, ठीक है। यूजुअली फर्स्ट कार्बन पे बेस लगता है, और फिफ्थ कार्बन पे लगता है फॉस्फेट, फिफ्थ कार्बन में लगता है फॉस्फेट, ठीक है, फिफ्थ कार्बन में लगता है फॉस्फेट, ठीक है। अब बात समझना, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास है एक मेंबर्ड, ठीक है, फिफ्थ कार्बन, ठीक है, और आपके पास है ये बेस, और यहां पर आपके लग गया बेस, यहां पर क्या लग गया आपके पास, बेस। तो सिर्फ बेस लगने को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते थे हम इसको, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्या बोलते थे हम, न्यूक्लियोसाइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो बेस लगा है तो क्या बोल दिया हमने, न्यूक्लियोसाइड है ना, बेस लगा तो क्या बोल दिया हमने, न्यूक्लियोसाइड, सिर्फ बेस। और जैसे ही फॉस्फेट उसमें लगता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो बेस के साथ साथ अगर फॉस्फेट फिफ्थ कार्बन पे लग जाए तो उसको बोल देंगे हम न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अगर सिर्फ बेस लगा है तो उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे दो हैं, अब दोनों में कनेक्शन हुआ, दोनों में बॉन्ड बना, तो ये क्या हो जाएगा, डाइन्यूक्लियोटाइड। अब देखो, अब ध्यान समझना, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कहां कनेक्ट होता है, देखो इसका फिफ्थ और इसका थर्ड, ऐसा यूज होगा, ठीक है ना। इसका फिफ्थ कार्बन और उसका थर्ड कार्बन के बीच में क्या होगा, फॉस्फेट का लिंकेज होगा, फॉस्फेट लिंकेज होगा, है ना। तो कैसे होगा, अगर दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करने हैं, टू न्यूक्लियोटाइड्स डाइन्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या खास बात है, डाइन्यूक्लियोटाइड में खास बात यह है कि जो फॉस्फेट लिंकेज होगा वो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में होगा। तो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो आपको ये बात समझ आए कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, आपका राइबोज में, ठीक है, राइबोज में अगर बेस लगा दो तो न्यूक्लियोसाइड, और उस बेस में अगर फॉस्फेट लगा दो तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा, अब डीएनए जो है वो कुछ इस तरह से हेलिकल फॉर्म में रहता है ना, और इस चीज का आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करी होंगी बायो में, ठीक है। तो हेलिकल फॉर्म में रहता है, और इन हेलिकल फॉर्म में यहां पर देखो बॉन्डिंग हो रखी है, बीच बीच में यहां पर बॉन्डिंग हो रखी है ना, ये बॉन्डिंग, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो रखी होती है बीच बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो क्या है, देखो आपके पास क्या लगा हुआ है, आपके पास लगा हुआ है, देखो शुगर लगा हुआ है, ठीक है, शुगर के साथ क्या लगा हुआ है, बेस लगा हुआ है, और फॉस्फेट है बीच में, फॉस्फेट, फिर दूसरा शुगर, फिर बेस, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर बेस, फिर फॉस्फेट, इस तरह से, है ना, ठीक है। अच्छा, तो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने डायग्राम दिया था, हेलिकल डायग्राम, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, जो आरएनए है वो तीन टाइप का होता है। आपके पास कौन कौन से आरएनए हैं, आपके पास है आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमियल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये आरएनए हैं। सारी चीजें आपने बायो में बहुत डिस्क्रिप्टिवली पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर ज्यादा करके उसको कोई फायदा है नहीं और ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, है ना। बस आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा फंक्शन क्या है, देखो डीएनए का फंक्शन क्या है, देखो सिंपल सी चीज है, डीएनए का फंक्शन क्या है, बेसिक हेरिडिटी को पास करना, है ना, रिवर्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उससे, ठीक है। आपको बेसिक हेरिडिटी आपको पता चल जाती है, केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी इसी बेसिस पे ट्रांसफर होती है, और आपको जनरल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है इससे, है ना, ठीक है। अच्छा, और अच्छा आरएनए, है ना, आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल। अच्छा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डीएनए का प्रेजेंट होना, ठीक है ना, डीएनए का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली देखो लाइन क्या लिखी है, पढ़ते जाओ, देखो लाइन क्या लिखी है यहाँ पर लाइन लिखी है, देखो ये लिखी है, एक्चुअली द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द सेल, बट द मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है। तो प्रोटीन जो है बनता तो आरएनए से है, लेकिन जो मैसेज प्रेजेंट होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली कौन बना रहा है प्रोटीन, डीएनए बना रहा है ना। उसका लास्ट पॉइंट आता है हार्मोन, चलो इसको रीड ही कर लेते हैं, है ना। लास्ट चीज देखो,
क्या है? हॉर्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। क्या है? इंटर सेल्स के बीच में मैसेंजर्स हैं। फॉर एग्जांपल्स, मान लो आपको एक चीज है कि आपको एक्स्ट्रा शुगर है, ठीक है, शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो शुगर को रिड्यूस करने के लिए आपकी बॉडी इंसुलिन को जनरेट करती है, ठीक है, इंसुलिन को जनरेट करती है ताकि शुगर रिड्यूस हो जाए और आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो। और अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो क्या हो जाएगा? शुगर ज्यादा हो जाएगा, आपको डायबिटिक प्रॉब्लम होगी और उसकी वजह से बहुत सारे अदर इश्यूज, अदर बीमारियां और डिजीजेस हो सकते हैं। तो हार्मोन क्या है? इंसुलिन क्या करता है? जैसे जैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे वो डिफरेंट एंजाइम्स, डिफरेंट कंपाउंड्स को सिक्रीट करता है, डिफरेंट हार्मोन्स को, कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उसके बेसिस पे बॉडी का जो स्टेबिलिटी है, बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो मेंटेन रहती है। तो क्या लिखा है? देखो लिखा है आपका यहां पर, देखो ये लिखा है दीज are produced, देखो क्या लिखा है? These are produced by specific endocrine glands in the body and are poured directly in the bloodstream which transport them to the site of action। ठीक है, ठीक है, या साइट ऑफ एक्शन में जाते हैं। अब फंक्शंस क्या है हार्मोन्स के? देखो हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं? दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। क्या मेंटेन करके रखते हैं? बैलेंस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ऑल्सो द रोल, क्या है? द रोल ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक रोल बताया, द रोल ऑफ द इंसुलिन। देखो द रोल ऑफ द इंसुलिन इज in the blood, the role of the insulin in the blood, ठीक है, क्या बोला गया? इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, विच मीन्स क्या बोला इसने कि ये जो इंसुलिन का रोल है वो क्या है? ब्लड को कंट्रोल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना है या शुगर लेवल को रिड्यूस करना है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ फंडा। ठीक है, अच्छा अगर शुगर लेवल कम हो जाए, मतलब ओरिजिनल से कम हो जाए, तो फिर क्या क्या प्रोड्यूस होता है? फिर प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन, फिर प्रोड्यूस होता है ग्लूकागॉन। ठीक है, तो अगर ज्यादा है तो इंसुलिन, अगर कम है तो ग्लूकागॉन। तो इस तरह से जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है आपके पास, तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, हार्मोन्स आप एक्सटर्नल भी ले सकते हो, लेकिन हार्मोन्स टेकिंग एक्सटर्नली इज नॉट हेल्पफुल, नॉट हेल्दी, सो यू शुड नेवर टेक हार्मोन्स एक्सटर्नली। कभी भी हार्मोन्स को एक्सटर्नली नहीं लेना चाहिए। इसी वजह से देखो थायरोक्सिन, ठीक है, आपके पास क्या है? थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस इन थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस अबनॉर्मल लेवल, अगर थायरोक्सिन का अबनॉर्मल लेवल है, ठीक है, अगर थायरोक्सिन का अबनॉर्मल लेवल है तो हाइपोथायरॉयडिज्म 2 हो सकता है। ठीक है ना, लेथार्जीनेस आ सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, और अगर लो लेवल है तो अगर इंक्रीज्ड है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर लो लेवल है तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, लो लेवल है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर इंक्रीज है तो क्या बोलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब अगर लो लेवल है तो ऑफ आयोडीन तो क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। आयोडीन की कमी बोलते हैं ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर होता है, तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होने की वजह से क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म रीजन है, हाइपोथायरॉयडिज्म रीजन है आपका, है ना, ये रीजन है। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये रीजन है। ठीक है, तो आप ये चीज समझ सकते हो कि हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द बैलेंस। क्या करने के लिए? बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हार्मोन्स, और ये बहुत नेसेसरी होते हैं। ठीक है, चलो तो बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर था रिगार्डिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और ये हार्मोन्स एंड एंजाइम, इन सब के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन ही है और अमीनो एसिड्स ही हैं। बस आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए और उनका भी बेसिक फंडा पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू फॉर